और सिरोही जिले के आबू रोड में होने जा रहा 23 अक्टूबर को राइजिंग राजस्थान के तहत इन्वेस्टर मीट का आयोजन होगा। आबू रोड के मावल स्थित एक निजी रिजॉर्ट में इस भव्य कार्यक्रम में इन्वेस्टर मीट का आयोजन होगा, जिसमें प्रदेश के उद्योग राज्य मंत्री और सिरोही जिले के प्रभारी मंत्री के विश्नोई, पंचायती राज्य मंत्री ओटाराम देवासी भी शामिल होंगे। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज सीएमओ में भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर उनसे बातचीत की। तो अमेरिका के राजदूत के साथ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बैठक की और इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। सीएमओ में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अमेरिका के राजदूत से बैठक की है। और जयपुर रेलवे स्टेशन बना है राजस्थान का पहला एनएसजी 1 स्टेशन। जी हां, राजस्थान में पहली बार किसी स्टेशन को एनएसजी 1 की श्रेणी मिली है। जयपुर मंडल के 21 रेलवे स्टेशन किए गए हैं अपग्रेड। यात्री सुविधाओं में विस्तार होगा, जिसमें जयपुर रेलवे स्टेशन को एनएसजी 2 में एनएसजी 1 श्रेणी में किया गया है अपग्रेड। साथ ही जयपुर मंडल के अन्य 20 रेलवे स्टेशनों को भी अपग्रेड किया है। और डूंगरपुर जिले में एसपी मोनिका सेन ने आज वांछित और आदतन अपराधियों की धरपकड़ के लिए एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया। अभियान के तहत जिले भर में पुलिस की ओर से पुराने और शातिर बदमाशों की धरपकड़ की गई, जिसके तहत विभिन्न थाना पुलिस ने 115 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले में विधानसभा उपचुनाव व आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की ओर से ये कदम उठाए जा रहे हैं। आगामी चुनाव को देखते हुए और आगामी त्योहारों का टाइम को देखते हुए आज डूंगरपुर जिले के अंदर पूरे एरिया डोमिनेशन के तहत जो है अलग-अलग करीबन 51 टीमें आज रवाना की गई और अलग-अलग स्थानों पे उन्होंने कार्रवाई की है, जिसके अंदर कुल अभी तक 7 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और अलग-अलग धाराओं के अंदर करीबन हमने 115 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और इसी के तहत 7 स्थायी वारंटी और करीबन 26 जो है गिरफ्तारी वारंट जो है उसकी तामील करवाई गई है। अलवर के रेड़ी थाना अंतर्गत पाटन के पास में लाइनमैन की लापरवाही के चलते एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। घटना उस समय हुई जब नेतराम नाम का युवक ट्रांसफार्मर पर अपने घर के बिजली के तारों की मरम्मत कर रहा था। परिजनों के अनुसार उन्होंने लाइनमैन को सूचना देकर बिजली सप्लाई बंद करवाई थी और नेतराम और उसका भाई ट्रांसफार्मर पर काम कर रहे थे। इसी दौरान लाइनमैन ने अचानक बिजली चालू कर दी, जिससे नेतराम गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे राजगढ़ चिकित्सालय से प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया गया है। हम दोनों ने सिट डाउन ले रखा था। बात हुई थी, लाइनमैन से बात हुई, लाइनमैन ने बोला कि जैसे चले जाओ, वहाँ पे जाके सिट डाउन मिल जाएगा, एक आदमी भेज दो। हम गए थे वहाँ पे, जब वहाँ से बोला कि 5 बजे बाद पावर ब्लॉक चल रहा है, उसके बाद में सिट डाउन मिलेगा। फिर हमारे गाँव का था लोकेश,
वो एबीसी पे काम कर रहा था, पाटन ठेगड़ा। तो उसने बोला कि शटडाउन लग रहा है तो तुम भी कर लो, मैं कर रहा हूँ एबीसी को। तो उसने अपना काम करके और एबीसी से क्लियर करवा दिया और हमसे पूछा नहीं और शटडाउन क्लियर करा दिया। फुटबॉल टीम में सिलेक्शन को लेकर मनमानी का आरोप लगाते हुए झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है। आक्रोश जताते हुए जिला फुटबॉल संघ के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। खिलाड़ियों ने पदाधिकारियों को हटाने की मांग की है। आरोप लगाया है कि 13 से 14 अक्टूबर को जिला मुख्यालय स्थित स्वर्ण जयंती स्टेडियम में पुरुष वर्ग की जिला स्तरीय सीनियर फुटबॉल प्रतियोगिता हुई थी। खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। इसके आधार पर झुंझुनू की टीम का राज्य स्तर पर चयन हुआ था, लेकिन टीम में संतोष ट्रॉफी, बीसी रॉय ट्रॉफी, राजस्थान फुटबॉल लीग व नेशनल प्रतियोगिताओं में खेलने वाले खिलाड़ियों को स्थान नहीं दिया गया है। जिला फुटबॉल संघ झुंझुनू के पदाधिकारी, कोच एवं चयन समिति ने भ्रष्टाचार करके होनहार खिलाड़ियों को टीम से वंचित कर उनका भविष्य दांव पर लगा दिया है। राजस्थान में सीनियर स्टेट फुटबॉल प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें हमारे जिले झुंझुनू की टीम भी सम्मिलित हुई है। लेकिन झुंझुनू की टीम का जो चयन हुआ था, उसमें जो जिले के होनहार खिलाड़ी हैं, जिन्होंने संतोष ट्रॉफी खेला है, फुटबॉल का सबसे बड़ा कप होता है, बीसी रॉय ट्रॉफी खेला है, राजस्थान फुटबॉल लीग खेला है, अन्य नेशनल प्रतियोगिताएं खेली हैं, उन बच्चों को वंचित कर दिया। उनके भविष्य को उन्होंने कगार पे लाके खड़ा कर दिया। होनहार खिलाड़ियों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ जो जिला फुटबॉल संघ झुंझुनू ने किया है। आप ये देखो, फुटबॉल प्रतियोगिता का चयन करने के लिए उन्होंने हॉकी प्लेयर्स को बैठा रखा है। और वहीं पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सम्मान धन्यवाद कार्यक्रम संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ की ओर से कार्यक्रम किया जा रहा है। विधायक कालीचरण सराफ कार्यक्रम में मौजूद, बीजेपी नेता रवि नैयर कार्यक्रम में मौजूद, वाल्मीकि समाज साधु संत कार्यक्रम में मौजूद हैं। खबर चूरू के रतनगढ़ से है, जहां पायली गांव में शॉर्ट सर्किट से कच्चे घर में आग लग गई, जिसके चलते घर में रखा घरेलू सामान और 3 मवेशी जलकर खाक हो गए हैं। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। डीडवाना जिले के मौलासर थाना क्षेत्र के एक गांव में भाई बहन के रिश्ते को शर्मिसार कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। क्षेत्र की एक 15 वर्षीय बालिका को उसके ही चचेरे भाई ने अपनी हवस का शिकार बना डाला, जिससे बालिका गर्भवती हो गई और 6 माह के बच्चे को उसने जन्म दे दिया। बच्ची 6 माह की गर्भवती थी, लेकिन हैरत की बात ये रही कि परिजनों को पता तक नहीं चला। बालिका को पेट दर्द की शिकायत के बाद जब डीडवाना अस्पताल ले जाया गया तो बालिका ने अस्पताल परिसर में ही बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन प्रसव के तुरंत बाद बच्चे की मौत हो गई। इस मामले में मौलासर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सर थाना अंतर्गत का ये मामला है, जिसके अंदर बांगड़ हॉस्पिटल में कल एक नाबालिग बच्ची अपने परिवार के साथ आई थी, जिसका ये उतरते ही 6 माह का जो भ्रूण है वो गिर गया था। बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, भ्रूण को जो है मोर्चरी रूम में रखवाया गया और आज भ्रूण का पोस्टमार्टम करा के और उसका डिस्पोजल कर दिया है और बच्ची की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और एक आरोपी है जो बालिग है, जिसके लिए टीम भेज दी गई है। जल्दी उसको डिटेन करके और इस मामले में अग्रिम कार्रवाई। कृषि विभाग के निर्देश पर रबी फसल बुआई के लिए सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत समेत सुमेरपुर व तखतगढ़ कस्बे में निःशुल्क सरसों बीज के मिनी किट का वितरण किया गया। सहायक कृषि अधिकारी सुमेरपुर मदन लाल मौर्य ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा सरसों बीज की उन्नत किस्म RH 761 का प्रत्येक किसान को 2-2 किलो वजन का मिनी किट वितरण किया गया है। बता दें कि सुमेरपुर तखतगढ़ कस्बे समेत सुमेरपुर पंचायत समिति की सभी 30 ग्राम पंचायतों में कुल 1800 मिनी किट वितरित किए जाएंगे। तो वहीं किसान सेवा केंद्र 9वीं में आयोजित शिविर में किसानों को कुल 60 मिनी किट वितरित किए गए।
कृषि पर्यवेक्षक सुरेश चौधरी ने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय को 60-60 मिनी किट उपलब्ध करवाए गए हैं। जयपुर शहर में रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें कि 2 अलग अलग भोजनालयों में छापे मारकर जब्त किए गए घरेलू सिलेंडर, दोनों जगह से 8 सिलेंडर को जब्त किया गया है। सिंधी कैंप के 2 अलग अलग होटल्स में ये कार्रवाई की गई है। लक्ष्मी पवित्र भोजनालय और जय अंबे भोजनालय पर ये कार्रवाई हुई है। व्यावसायिक सिलेंडर की जगह किया जा रहा था घरेलू सिलेंडर का उपयोग। रसद विभाग ने सिलेंडरों को जब्त कर लिया है। जिला रसद अधिकारी त्रिलोक मीणा के निर्देशन में ये कार्रवाई हुई है। और सिरोही की रेवदर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया है। लबालब भरे सेलवाड़ा बांध पर तेज हवा से तूफानी लहरें उठ रही हैं। सेलवाड़ा बांध का दृश्य मनमोहक हुआ है। बांध से उठ रही लहरें तो चारों तरफ तेज बारिश का दृश्य है। बेमौसम बारिश से किसानों को नुकसान होने की भी संभावना है। मौसम सुहावना हुआ है, लेकिन किसानों के लिए ये मौसम दिक्कत लेकर आ सकता है। ये जो बारिश है किसानों के चेहरे पर जरूर चिंता लेकर आ सकती है। और प्रदेश में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक। उपचुनाव की 7 सीटों पर चर्चा कर ली है, डोटासरा ने कहा है। उन्होंने आगे कहा कि किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं करेंगे। देखिए, पहले गठबंधन की बात चल रही थी कि शायद गठबंधन कर सकती है कांग्रेस पार्टी, लेकिन अब डोटासरा ने क्लियर कर दिया है कि हम कोई गठबंधन नहीं करने वाले हैं। आलाकमान को नाम भेजेंगे, वहीं से नाम तय होगा। हालांकि प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन आज देखिए एक बड़ी बैठक हुई जिसमें डोटासरा ने कह दिया है कि हम कोई भी गठबंधन किसी के साथ नहीं करने वाले हैं। यानी अब कांग्रेस पार्टी अकेले ही उपचुनाव लड़ने वाली है। 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी उपचुनाव लड़ेगी। नाम दिल्ली भेज दिए गए हैं। अब दिल्ली से नाम तय होंगे कि आखिरकार किस सीट पर किसे प्रत्याशी बनाया जाए। भ्रष्टाचार इनके सब जगह व्याप्त हो गया है और जितने भी ट्रांसफर हुए हैं उसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। ये सारी जनता जान चुकी है। जनता ये कह रही है सरकार चला कौन रहा है, चल कहां से रही है, इसका कंट्रोल कर। एक उदाहरण देकर के मेरी बात समाप्त करूंगा कि करीब करीब 40 करोड़ रुपए इस विदेश यात्राओं के ऊपर मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर 40-50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट ये लेकर के नहीं आए। पहली बार देखा है कि कोई विदेश जाकर के न्योता देकर के आता है, उसके ऊपर स्वागत कराता है और मुख्यमंत्री के स्वागत में 50 लोग नहीं आते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये इस तरीके का अपनी पिकनिक, सैर सपाटे और पर्यटक बन करके विदेशों में घूम करके राजस्थान के लोगों की गाड़ी कमाई को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इसका जवाब इस उपचुनाव में जनता देने जा रही है। एक बात आप और पूछोगे, हम 7 सीटों के ऊपर हमारी तैयारी है, हमारे कैंडिडेट हमने तय कर लिए हैं, बात कर ली है। जो भी आलाकमान को हम प्रस्तावित नाम भेजेंगे, पैनल भेजेंगे, उस पर चर्चा कर लिए। किसी तरीके का कोई गठबंधन हमने आज पैनल तैयार कर लिया है। हमने 7 सीटों का इन्होंने पैनल दे दिया है और जो दिल्ली हमारी सीईसी की मीटिंग होगी उसमें क्या करना है वो एक दिन में आपको पता चल जाएगा। और हमारे पूरे प्रदेश में हमारी कांग्रेस पूरे जोश से इलेक्शन लड़ेगी और हम जीत कर आएंगे। जी, एक दिन कम नहीं हो रहा कि टाइम वेस्ट हो रहा है? देखिए, टाइम लोगों का मन बनना चाहिए और लोगों का मन बन गया है कि ये पर्ची सरकार जहाँ डबल इंजन कह लो, इंजन भी फेल हो गया है तो पर्ची भी फेल हो रही है।
पेपर ही पता नहीं कहाँ से आ रहा है, उनको पता नहीं चल रहा, इसलिए लोगों का मन बना है और हम यकीनन तौर पर जीत कर आए। रंधावा जी, भाजपा से नाराज नेता भी संपर्क में है कोई? देखिए कि कांग्रेस कभी जो ऐसे आज जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है ने उम्मीदवार तय कर लिए। मैं ये कहना चाहूंगा, ये सरकार जो है, अभी एक इनके मंत्री कह रहे थे कि हम 10 महीने के काम के आधार पर इस उपचुनाव के अंदर जाएंगे। तो मैं चैलेंज कर रहा हूं, बीजेपी में हिम्मत है तो 10 महीने के काम के आधार पर ही उपचुनाव के अंदर वोट मांगे। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, अभी ये सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी ERCP PKC योजना का शिलान्यास करने के लिए राजस्थान आना चाह रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, जो जयपुर का ये प्रोग्राम जो उन्होंने प्रस्तावित किया है, तीनों ही जिले, चाहे दौसा हो, चाहे अलवर हो, चाहे टोंक देवली हो, इन जिलों में आचार संहिता लगी हुई है, उपचुनाव है, ये सारे जिले जो है इस योजना से लाभान्वित होने वाले हैं। तो ये एक प्रकार से आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री जी को लेटर भी लिखा है और ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था। हमने इसरदा और नवनेरा बांध का काम शुरू किया, पूर्ण भी हो गया है और ये पूरा प्लानिंग हमारी थी। इन लोगों ने 10 साल तक इसको अटका के रखा। उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को जरूर देना चाहिए। और वो ये दौरा जो है 13 नवंबर के बाद यहाँ बनाए और इसका शिलान्यास करें और जो हकीकत है वो भी जनता को